वेलकम बैक बीयर लवर्स। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ लव इन द मूनलाइट के एपिसोड 3 को। एपिसोड की स्टार्टिंग में शासन शोंगसवात की वजह से शेंक्यू से झगड़ा कर रहा होता है। शेंक्यू गुस्से में वहाँ से जाने लगता है तो शासन भी उसे हाथ पकड़कर खींचता है और शेंक्यू शासन के ऊपर गिर जाता है। शेंक्यू कहता है उसे भी मैंने ऐसे ही संभाला था जैसे तुमने अभी मुझे संभाला। तभी इंथॉन वहाँ आ जाता है। शेंक्यू शॉक्ड हो जाता है और पूछता है आप यहाँ क्यों आए हो। इंथॉन शासन के बारे में पूछता है कि ये कौन है। तभी पिन भी वहाँ आ जाती है। पिन को देखकर इंथॉन स्माइल करता है और वहाँ से चला जाता है। शेंक्यू उसके पीछे पीछे जाता है। पिन शासन से पूछती है वो कौन थे। शासन कहता है वो शेंक्यू के अंकल थे। दूसरी तरफ शेंक्यू इंथॉन को रोककर पूछता है आप यहाँ क्यों आए हो। इंथॉन कहता है मेरे भतीजे की वेलकम पार्टी है तो मैं कैसे नहीं आता। उसके बाद इंथॉन पार्टी में आकर अनाउंस कर देता है कि ये कोई प्यार की शादी नहीं बल्कि अपने फायदे के लिए हो रही है। शेंक्यू इंथॉन से चुप रहने को कहता है। इंथॉन कहता है मैं क्यों चुप हो जाऊं, तुम सबको बताते क्यों नहीं कि तुम ये शादी करना नहीं चाहते, इसलिए तो तुमने यहाँ आने से पहले अपने डैड से फाइट की थी। शेंक्यू कहता है आपको कैसे पता। इंथॉन कहता है तुम लोग जो भी छुपाते हो वो मुझे सब पता होता है। शेंक्यू शॉक्ड हो जाता है। तभी दादी कहती है बस करो इंथॉन और बेहोश हो जाती है। तभी दो लोग आकर इंथॉन को पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। शासन दादी को उठाकर अंदर ले जाता है। दूसरी तरफ वो दोनों लोग इंथॉन को खूब पीटते हैं। तभी वहाँ बोदिन भी आ जाता है। बोदिन कहता है काम्फा और शेंक्यू की खातिर मैं तुम्हें इस बार छोड़ रहा हूँ। अगर तुमने अगली बार कोई परेशानी खड़ी की तो मैं तुम पर कोई दया नहीं दिखाऊंगा। इंथॉन कहता है मैं तो यहाँ तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहा था। काम्फा और शेंक्यू तुम्हें बेवकूफ बना रहे हैं। बोदिन अपने बंदों से कहकर इंथॉन को बाहर निकलवा देता है। दूसरी तरफ दादी को होश आता है और वो पिन से माफी मांगती है कि मेरी वजह से तुम्हारी पार्टी खराब हो गई। पिन कहती है पार्टी आपसे ज्यादा जरूरी नहीं है। तभी पिन की मॉम गुस्से में आती है और पिन और शेंक्यू से कहती है तुम दोनों को पार्टी में मेहमानों की मदद करनी चाहिए। नीचे बहुत अफरा तफरी मची है। पिन वहाँ से चली जाती है। शेंक्यू शासन को दादी की हेल्प करने के लिए थैंक यू बोलता है और वहाँ से चला जाता है। फिर हमें काम्फा को गुस्से में दिखाया जाता है। बोदिन काम्फा को बताता है इंथॉन ने पार्टी में आकर सबसे कहा है कि ये शादी पैसों के लिए हो रही है। ये रूमर अब पूरे शहर में फैल चुकी है। मुझे मेरी बेटी के लिए बहुत बुरा लग रहा है। वो पूरी रात बस रोती ही रही। तभी पिन वहाँ आकर कहती है आपने मुझे बुलाया डैड। बोदिन पिन से चुप रहने को कहता है और वहाँ से भेज देता है। काम्फा कहता है मैं ख्याल रखूंगा वो आगे से कोई गड़बड़ ना करे। बोदिन कहता है मुझे अपनी बेटी की बेइज्जती की भरपाई के लिए बड़ी शादी का ऐलान करना होगा और तुम्हें दहेज भी ज्यादा देना पड़ेगा। काम्फा कहता है जो भी तुम्हें सही लगे मुझे बता देना। उसके बाद काम्फा अपने सेक्रेटरी से कहता है तुम्हें थाईलैंड जाना होगा ताकि इंथॉन के बारे में पता लगा सको और शेंक्यू को प्रोटेक्ट कर सको। जब यहाँ का काम खत्म हो जाएगा मैं भी वहाँ आ जाऊंगा। दूसरी तरफ पिन की मॉम गुस्से में पिन से कहती है सब तुम्हारी वजह से हुआ है, सिर्फ तुम्हारी ही वजह से मुझे क्लब में लोगों के सामने शर्मिंदा होना पड़ा। पिन कहती है मैंने क्या किया। मॉम कहती है तुमने पार्टी में इंथॉन को बकवास करने से क्यों नहीं रोका। तुम बिल्कुल अपनी माँ की तरह बेशर्म हो, पर याद रखना मैं तुम्हारी मॉम जैसी नहीं हूँ। तभी शेंक्यू आकर कहता है इसमें पिन की कोई गलती नहीं है, वो मेरे रिलेटिव्स थे तो गलती मेरी है। मॉम कहती है तो अपने रिलेटिव्स को अच्छे से संभालो, दोबारा ऐसी गलती ना हो वरना मैं सहन नहीं करूंगी। पिन रोते हुए वहाँ से चली जाती है। फिर गार्डन में आकर अपने बचपन की यादों को सोचने लगती है। जब एक दिन वो अपनी सगी मॉम के साथ खाना बनवाने में हेल्प कर रही थी तभी सौतेली माँ वहाँ आकर उससे कहती है तुम पार्टी के लिए अभी तक तैयार क्यों नहीं हुई। पिन कहती है मैं मॉम की हेल्प करा रही हूँ। सौतेली माँ कहती है तुम भी अपनी मॉम की तरह ही हमेशा किचन में ही रहती हो, पर याद रखो तुम बोदिन की बेटी हो इसलिए तुम्हें अच्छे कपड़े पहनने चाहिए और दोबारा कभी मुझे पलटकर जवाब देने की कोशिश मत करना। फिर दूसरा सीन दिखाया जाता है जब पिन की मॉम बहुत बीमार होती है। पिन बहुत रो रही होती है। पिन की मॉम शासन से पिन का हमेशा ख्याल रखने के लिए कहती है। शासन प्रॉमिस करता है कि वो पिन का हमेशा ख्याल रखेगा। इतना सुनकर पिन की मॉम की डेथ हो जाती है। कमिंग बैक टू द प्रेजेंट, पिन अपनी मॉम को याद करके बहुत रोने लगती है। तभी शेंक्यू आ जाता है। पिन शेंक्यू से माफी मांगते हुए कहती है तुम्हें भी मेरी वजह से डांट पड़ गई, तुम्हें खुद पर ब्लेम नहीं लेना चाहिए था। शेंक्यू कहता है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। पिन शेंक्यू को गले लगाकर बहुत रोने लगती है। शेंक्यू उसे कंफर्ट फील कराता है। उसके बाद शासन को दिखाया जाता है। पिन उसके पास आती है। शासन पिन का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाने लगता है और कहता है मेरे साथ शेंक्यू से बात करने चलो। पिन पूछती है किस बारे में। शासन कहता है कल रात उसके अंकल ने जो कहा उस बारे में बात करेंगे।
मैं जानना चाहता हूँ ये शादी फायदे के लिए हो रही है, ये बात सच है या नहीं। पिन कहती है उससे पूछने की जरूरत नहीं है, मैं बताती हूँ। हमारा पैलेस आर्थिक तंगी में है, लेनदार अपने पैसे वापस मांग रहे हैं। मेरे डैड शादी में मिलने वाले दहेज से पैलेस को बचाना चाहते हैं। शासन कहता है इस शादी से जरूर उसे भी कोई फायदा हो रहा होगा, मैं बस वही जानना चाहता हूँ। पिन कहती है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने तुम्हें कहा था ना मैं बहुत किस्मत वाली हूँ, जो मेरी शादी शेंक्यू से हो रही है वो बहुत अच्छा इंसान है। शासन कहता है तुम श्योर हो वो अच्छा लड़का है, क्योंकि मैंने कल रात उसे सोंगसवात के साथ देखा था, वो दोनों बहुत क्लोज थे। पिन कहती है वो बस पार्टी में लोगों को वेलकम कर रहा होगा, मुझे उस पर विश्वास है। शासन कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं झूठ बोल रहा हूँ। पिन कहती है क्या तुम मेरे लिए उन दोनों पे नजर रख सकते हो कि उन दोनों के बीच क्या चल रहा है। उसके बाद मेड उसी बॉक्स को चेक करती है जिसमें खजाना रखा हुआ था। शेंक्यू कहता है मुझे अंकल पर विश्वास नहीं, अगर उन्हें पता चल गया कि हमारे पास डायमंड, गोल्ड और ज्वेलरी है तो वो लगातार हमें परेशान करेंगे। मेड कहती है जरूर हमारे घर में कोई गद्दार है जो उसे हमारे घर की खबर दे रहा है। शेंक्यू कहता है अगर उन्हें मेरे सीक्रेट के बारे में पता हुआ तो। मेड कहती है ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि उसके बारे में सिर्फ तुम्हारे मॉम, डैड, कामचू और मुझे पता है। तभी दादी मेड को आवाज लगाती है। शेंक्यू और मेड बॉक्स को बेड के नीचे छुपा देते हैं। उसके बाद शेंक्यू चाबी को ड्रॉर में रख देता है जिसमें एक बुक रखी थी। तभी शासन रूम में आ जाता है। शेंक्यू जल्दी से ड्रॉर बंद कर देता है और शासन से पूछता है तुम यहाँ क्यों आए हो। शासन पूछता है तुम अभी क्या छुपा रहे थे। शेंक्यू कहता है कुछ भी नहीं। शासन शेंक्यू को धक्का देकर ड्रॉर चेक करता है और बुक निकाल लेता है। शेंक्यू शासन से उस बुक को छीन लेता है। शासन कहता है जरूर तुमने इस बुक में उस एक्ट्रेस के दिए लेटर रखे हैं, दिखाओ मुझे, और बुक को छीनने लगता है। छीना झपटी में शासन के हाथों से बुक पर लगा क्यूट सा रैबिट लॉक टूट जाता है। तभी पिन, दादी और मेड रूम में आ जाते हैं। दादी कहती है ये बुक शेंक्यू की मॉम ने मरने से पहले शेंक्यू को दी थी। शासन गिल्टी फील करता है। शेंक्यू उदास होकर वहाँ से चला जाता है और गार्डन में बैठकर अपनी मॉम को याद करने लगता है। बचपन में उसकी मॉम इस बुक से उसे स्टोरी सुनाती थी। शासन शेंक्यू से माफी मांगने आता है, लेकिन शेंक्यू उसकी बात सुने बिना ही वहाँ से उठकर चला जाता है। उसके बाद शेंक्यू उदास मन से अपना इंस्ट्रूमेंट बजा रहा होता है और शासन अपने घर से उसकी आवाज सुन रहा होता है। उसके बाद इंथॉन कालोंग को बताता है कि उसने शेंक्यू की पार्टी में जाकर सबको बता दिया कि ये शादी सिर्फ फायदे के लिए हो रही है। कालोंग गुस्से में कहता है बड़े लोग पैसे और ताकत के लिए शादियां करते हैं, सबको पता है ऊंचे वर्ग के लोगों में राजनीतिक शादियां होती रहती हैं, इसमें तुमने कौन सा तीर मार लिया। इंथॉन कहता है हो सकता है कि लड़के वाले गुस्से में आकर शादी तोड़ दें। कालोंग कहता है तुम्हें शेंक्यू की शादी रोकनी होगी, वरना मैं तुम्हें देश के खिलाफ झूठा और धोखेबाज मानूंगा और तुम्हें सजा दी जाएगी, और फोन रख देता है। इंथॉन की वाइफ कहती है अब हम क्या करेंगे। इंथॉन कहता है मैंने पार्टी में शेंक्यू को धमकाया था कि मुझे उसके घर की हर बात पता है, तो वो शॉक्ड हो गया था जैसे उसका कोई सीक्रेट छिपा हो। उसके बाद पिन शेंक्यू को लेकर क्लब में आती है ताकि शेंक्यू का मूड ठीक हो सके। शासन आज क्लब में परफॉर्म करने वाला था। पिन शेंक्यू से कहती है शासन को तुम्हें नाराज करके अच्छा नहीं लग रहा था, वो बहुत उदास है, पहले जैसा खुश मिजाज नहीं रहा। तभी शासन आता है और एक लेडी की ड्रेस की तारीफ करता है और उसके साथ हंसी मजाक करने लगता है। शेंक्यू शासन को देखकर पिन से कहता है ये उदास तो किसी एंगल से नहीं दिख रहा। तभी शासन शेंक्यू को देखता है और उससे बात करने के लिए जाता है। शेंक्यू तुरंत वहाँ से बाथरूम का बहाना करके वहाँ से चला जाता है। उसके बाद शेंक्यू ऊपर आ जाता है। तभी क्लब की ओनर शेंक्यू से कहती है तुम यहाँ अकेले क्यों खड़े हो और उदास भी लग रहे हो, तुम रचावादी के घर में हो, लोगों को यहाँ खुश होना चाहिए। फिर दोनों खुद को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। क्लब ओनर कहती है मुझे पता है तुम शेंक्यू हो, शासन और पिन ने तुम्हारे बारे में बताया था। शेंक्यू कहता है वो जरूर मेरी बुराई करता होगा। क्लब ओनर कहती है नहीं, शासन बहुत अच्छा लड़का है। तभी शेंक्यू नीचे दो लड़कों को कपल ड्रिंक करते देखता है, उसके बाद दो लड़कियों को किस करते देखता है। क्लब ओनर कहती है क्या तुम्हें अनकंफर्टेबल लग रहा है। शेंक्यू कहता है नहीं, वो लोग बहुत खुश लग रहे हैं। क्लब ओनर कहती है यहाँ लोगों को खुश होना भी चाहिए, क्योंकि यहाँ वो वैसे रह सकते हैं जैसे वो हैं, यहाँ उन्हें कोई जज नहीं करता। शेंक्यू कहता है अनफॉर्चुनेटली दुनिया वैसे नहीं चलती, जो लोग नियमों में फिट नहीं बैठते लोग उन्हें तुरंत जज करते हैं। क्लब ओनर कहती है
तुम रॉयल फैमिली में पैदा हुए हो, तुम्हें कुछ रूल्स और मैनर्स मानने पड़ते होंगे, लेकिन यहाँ तुम रिलैक्स करो, अपने सारे नियम पीछे छोड़ दो, बस जैसे हो वैसे रहो, जो तुम्हारा दिल चाहता है वो करो। तभी शासन पीछे से शेंक्यू से कहता है, क्या मैं तुमसे बात कर सकता हूँ? क्लब ओनर कहती है, तुम दोनों बात करो, मैं तुम्हारे लिए ड्रिंक लेकर आती हूँ। दूसरी तरफ शन्या पिन से कहता है, क्या तुम कोई सॉन्ग सुनना चाहती हो? मैं तुम्हारे लिए प्ले करूं? लेकिन पिन का ध्यान तो सिर्फ शेंक्यू की तरफ होता है। मिन शन्या का मजाक उड़ाते हुए कहता है, मुझे नहीं पता वो क्या सुनना चाहती है, लेकिन तुम तो पक्का ब्रोकन हार्ट वाला गाना सुनोगे। तभी पिन क्लब ओनर के पास आकर पूछती है, क्या शेंक्यू मुझसे नाराज होगा क्योंकि मैं उसे यहाँ शासन से मिलाने लेकर आई? क्लब ओनर कहती है, वो मुझे नैरो माइंडेड टाइप्स नहीं लगता, इसलिए तुम शांत हो जाओ। दूसरी तरफ शासन माफी मांगने की बजाय शेंक्यू से कहता है, रचावादी का क्लब शहर में सबसे बढ़िया है और वहाँ का म्यूजिशियन भी बहुत हैंडसम है। गाइस, वो खुद की तारीफ ही कर रहा होता है। शेंक्यू इरिटेट होकर अपना मुंह फेर लेता है। शासन कहता है, ठीक है, मैं सीधे मुद्दे पर आता हूँ। सॉरी, मैंने तुम्हारी मॉम की चीज बिगाड़ दी, मैं ऐसा नहीं करना चाहता था और मुझे सच में बहुत बुरा भी लगा। अगर तुम कुछ छुपा नहीं रहे थे तो मुझे आराम से देखने देते। तुमने ऐसा किया जैसे उसमें कोई राज हो, इसलिए मेरी क्यूरियोसिटी बढ़ गई। शेंक्यू गुस्से में कहता है, तो ये मेरी गलती थी, मैं तो बस अपनी चीज को बचा रहा था, तुमने मेरे रूम में घुसकर उसे लेने की कोशिश की। शासन कहता है, लेकिन तुम भी तो मेरे घर में घुसे थे ना। शेंक्यू कहता है, मुझे तुमसे कुछ बात ही नहीं करनी, और वहाँ से जाने लगता है। शासन उसे रोककर कहता है, ओके, आई एम सॉरी, सब मेरी ही गलती थी, मैं जानता हूँ वो बुक तुम्हारे लिए बहुत मायने रखती है। फिर शासन अपनी पॉकेट से कुछ निकालकर शेंक्यू के हाथ में थमा देता है। शेंक्यू हाथ खोलकर देखता है तो वो एक रैबिट लॉक होता है। शेंक्यू उस रैबिट लॉक को देखकर हंसने लगता है। शासन कहता है, हंस क्यों रहे हो? मैंने पूरी रात जागकर इसे बनाया है। शेंक्यू कहता है, ये तुम्हारे जैसे फनी लग रहा है। शासन कहता है, बिल्कुल नहीं, ये एक रैबिट है तो ये तुम्हारे जैसा लग रहा है। तभी क्लब ओनर और पिन पीछे से देख रहे होते हैं। पिन कहती है, मैं बहुत खुश हूँ, आखिरकार दोनों में सुलह हो गई, मैं उन्हें ड्रिंक देकर आती हूँ। पिन कहती है, अब तुम दोनों में सुलह हो गई है तो हमें इसे सेलिब्रेट करना चाहिए। क्लब ओनर तीनों को हंसी मजाक करते हुए देख रही होती है और शासन को डीपली ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रही होती है। उसके बाद शेंक्यू शार लेकर आता है और फिर से उस रैबिट लॉक को देखकर हंसने लगता है। फिर उस रैबिट लॉक को बुक पर फिक्स कर देता है। दूसरी तरफ शासन वायलिन बजा रहा होता है। शेंक्यू आवाज सुनकर बालकनी में आता है और फिर अपना इंस्ट्रूमेंट बजाता है। उसके बाद दोनों अपने अपने इंस्ट्रूमेंट बजाने लगते हैं। उसके बाद काम्फा को दिखाया जाता है। काम्फा अपने सेक्रेटरी से कहता है, थाईलैंड पहुंचते ही मुझे बता देना, तुम्हें मेरे बेटे का ख्याल रखना है और इंथोन को उससे दूर रखना है। उसके बाद बोदिन मार्केट आया होता है। इंथोन बोदिन को रोककर कहता है, मेरा भाई और शेंक्यू आपसे कुछ छुपा रहे हैं। शेंक्यू ने थाईलैंड आने से पहले अपने डैड से झगड़ा किया था क्योंकि वो तुम्हारी बेटी से शादी नहीं करना चाहता। बोदिन कहता है, बकवास बंद करो, अगर वो शादी नहीं करना चाहता तो थाईलैंड क्यों आता? इंथोन कहता है, शायद उसकी कोई सीक्रेट वाइफ है, वो तुम्हारी बेटी को बेवकूफ बना रहा है। बोदिन गुस्से में इंथोन को धक्का दे देता है और वहाँ से चला जाता है। उसके बाद शेंक्यू सोंगसवात को थैंक यू बोल रहा होता है। सोंगसवात कहती है, अभी मुझे थैंक्स मत करो, पता नहीं फील्ड मार्शल तुमसे मिलेंगे या नहीं, मैं शाम को उनसे मिलकर तुम्हारे बारे में बात करूंगी। शेंक्यू कहता है, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। सोंगसवात कहती है, क्या आज रात तुम मुझसे मिलने आ सकते हो? शेंक्यू कहता है, ठीक है। तभी बोदिन शेंक्यू को फोन पर बात करते देख लेता है। बोदिन मेड से पूछता है, शेंक्यू फोन पर किससे बात कर रहा है? मेड कहती है, पता नहीं, कोई औरत है। फिर बोदिन शेंक्यू से आकर पूछता है, तुम फोन पर किससे बात कर रहे थे? शेंक्यू झूठ कहता है कि वो अपने डैड से बात कर रहा था। इतना कहकर शेंक्यू वहाँ से चला जाता है। बोदिन को उस पर डाउट होने लगता है। उसके बाद बोदिन दादी से इंथोन के बारे में पूछता है। दादी कहती है, इंथोन और काम्फा में काफी सालों से नहीं बन रही। इंथोन ने काम्फा पर इल्जाम लगाया कि काम्फा ने उसका टिम्बर का बिजनेस हथिया लिया है, जबकि असल में वो बिजनेस काम्फा ने ही खड़ा किया था। बोदिन कहता है, इंथोन ने बताया कि शेंक्यू का थाईलैंड आने से पहले काम्फा से झगड़ा हुआ था। दादी कहती है, उन दोनों में थोड़ी सी लड़ाई हो गई थी, पर मुझे नहीं लगता उस झगड़े का इस शादी से कोई लेना देना है, और अब तो शेंक्यू और पिन आपस में अच्छे घुल मिल गए हैं। बोदिन कहता है, सही कहा आपने, मुझे भी ऐसा ही लगता है। उसके बाद शेंक्यू सोंगसवात से मिलने जाने के लिए रेडी हो रहा होता है। मेड शेंक्यू की टाई ठीक करती है। तभी उसे पता चलता है कि शेंक्यू को तेज बुखार है। मेड शेंक्यू को बाहर जाने से मना करती है। शेंक्यू कहता है, आप फिक्र मत करो, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। उसके बाद शेंक्यू रेस्टोरेंट में सोंगसवात का वेट कर रहा होता है, लेकिन उसे अपनी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही होती। इंथोन भी उसी रेस्टोरेंट में होता है। जब वो वहाँ से जाने लगता है तभी उसकी नजर शेंक्यू पर पड़ती है और सोचता है, शेंक्यू यहाँ क्या कर रहा है।
तभी एक लेडी शेंक्यू से पूछती है, क्या आप मिस सोंगसवात के फ्रेंड हो? शेंक्यू कहता है हाँ। फिर वो लेडी शेंक्यू के पास बैठकर कुछ बातें करने लगती है। इंथॉन कहता है, आखिर ये औरत कौन है? फिर शेंक्यू अपसेट हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। रास्ते में शेंक्यू लेडी की कही बात को सोचता है। उस लेडी ने कहा था मिस सोंगसवात को कुछ काम है, इसलिए वो आपसे मिलने नहीं आ सकती। फिर शेंक्यू एक पोल को पकड़कर खड़ा हो जाता है क्योंकि उसे तेज फीवर था। तभी इंथॉन वहाँ आकर शेंक्यू से पूछता है, तुम रात में अकेले बाहर हो, क्या तुम किसी से मिलने आए हो? शेंक्यू कहता है, ये क्या बकवास कर रही हो आप? इंथॉन कहता है, मैंने तुम्हें रेस्टोरेंट में किसी का इंतजार करते देखा। जो औरत तुमसे मिलने आई थी वो कौन थी? शेंक्यू कहता है, क्या आप मेरी जासूसी कर रहे हो? इंथॉन कहता है, सही कहा, लेकिन मुझे तुम्हारी फिक्र है। मुझे पता है तुम्हारे डैड तुम्हें शादी के लिए फोर्स कर रहे हैं। अगर तुम्हें कोई परेशानी हो तो तुम मुझे बता सकते हो, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। शेंक्यू गुस्से में कहता है, आपको मैं बेवकूफ लगता हूँ? सब जानते हैं आप मेरे डैड और हमारे घर से कितनी नफरत करते हो, क्योंकि डैड ने आपको गैम्बलिंग के लिए पैसे नहीं दिए, आपने ही हमारा घर बर्बाद कर दिया। इंथॉन गुस्से में कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? और शेंक्यू से फाइट करने लगता है। तभी शासन आकर इंथॉन को एक पंच मारता है। शासन कहता है, तुम तो वही हो ना जिसने पार्टी में हंगामा मचाया था। इसके बाद इंथॉन और शासन के बीच फाइट होने लगती है। उधर शेंक्यू की तबीयत बिगड़ती जा रही थी। शासन इंथॉन को खूब पीटता है। इंथॉन कहता है, मैं बाद में तुमसे इसका बदला जरूर लूंगा, और वहाँ से भाग जाता है। लेकिन जब शासन शेंक्यू के पास जाता है, शेंक्यू बेहोश हो चुका होता है। उसके बाद शासन शेंक्यू को क्लब ओनर के घर लेकर आता है। शासन कहता है, शेंक्यू को बहुत तेज बुखार है, तुम्हारा घर पास में था इसलिए मैं इसे यहाँ ले आया। क्लब ओनर शेंक्यू का फीवर चेक करती है और कहती है, पहले हमें इसकी बॉडी को ठंडा करना होगा। फिर शेंक्यू सपने में अपने पास्ट को देखता है जब वो एक लेटर को पढ़कर खुश हो रहा होता है। तभी कोई डोर नॉक करता है। शेंक्यू जल्दी से लेटर को पिलो के नीचे छुपा देता है। शेंक्यू की मॉम उससे कहती है, दादी तुमसे मिलना चाहती हैं। शेंक्यू वहाँ से चला जाता है। फिर मॉम शेंक्यू के बेड को साफ करने लगती हैं। तभी उन्हें पिलो के नीचे एक लेटर मिल जाता है। वो उसे खोलकर देखती हैं तो वो शॉक्ड हो जाती हैं। उसके बाद वो लेटर शेंक्यू के डैड के पास होता है। शेंक्यू जब वापस आता है तो उसके डैड उसे पीटते हैं और पूछते हैं, तुम्हें एक लड़के ने लव लेटर क्यों भेजा है? वेल गाइस, एपिसोड 1 में काम्फा जिस स्कैंडल के बारे में बोल रहा था वो यही है। हमारा शेंक्यू एक लड़के को पसंद करता था, लेकिन वो बात उसकी फैमिली को पता चल गई थी। गुस्से में काम्फा शेंक्यू से उस लड़के के बारे में पूछने जाने लगता है। शेंक्यू की मॉम काम्फा को रोकने की कोशिश करती है। काम्फा हाथ छुड़ाकर वहाँ से चला जाता है। अचानक शेंक्यू की मॉम के सीने में दर्द होने लगता है और वो गिरकर बेहोश हो जाती है। काम्फा जल्दी से उसे हॉस्पिटल ले जाने लगता है। शेंक्यू पूछता है, मॉम को क्या हुआ डैड? काम्फा कोई जवाब नहीं देता। शेंक्यू रोने लगता है और प्रेजेंट में भी शेंक्यू बेहोशी की हालत में रो रहा होता है। फिर पास्ट में काम्फा अपनी वाइफ की ग्रेव के पास खड़ा होता है। तभी शेंक्यू भी वहाँ आ जाता है। काम्फा गुस्से में कहता है, तुम्हारी वजह से वो मर गई, तुमने उस औरत को मार डाला जिसे मैं सबसे ज्यादा प्यार करता था। फिर प्रेजेंट में शेंक्यू रोते रोते अपनी मॉम को सॉरी बोल रहा होता है। फिर पास्ट में काम्फा कहता है, जो कुछ भी हुआ उसे तुम्हें भूलना पड़ेगा। तुम्हें बस ये याद रखना है कि मेरा सिर्फ एक ही बेटा है, उसके अलावा मेरा कोई बेटा नहीं। कमिंग बैक टू द प्रेजेंट, शेंक्यू बहुत रो रहा होता है। शासन उसके लिए वरीड हो जाता है। शासन उसके आंसू पोंछता है। तभी शेंक्यू शासन का हाथ टाइटली पकड़ लेता है और इसी के साथ ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है। वेल गाइस, आपको ये एपिसोड और मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।